नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं करहल बुलेटिन न्यूज चैनल। करहल में क्या बोल दिया अखिलेश यादव ने। ब्रेकिंग मैनपुरी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे करहल विधानसभा के गांव। शादी समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी है, अखिलेश यादव। बीजेपी को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, अखिलेश यादव। गठबंधन को लेकर सीटों पर अच्छे से बंटवारा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बेकार परिवार है, सबसे ज्यादा बांटने का काम किया है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसान की मौत एक नहीं है, हजारों की मौत हो चुकी है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं कबूला है कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा भूमियां हैं। करहल के ग्राम गुनहैया में वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे अखिलेश यादव। मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के कई नेता कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। मैनपुरी से संवाददाता अंकित कुमार की खास रिपोर्ट। माध्यम से उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। निर्वाचन आयोग, भारत सरकार आपके करीबी मारे इस्तीफा दिया उन्होंने। करीबी हैं, इस्तीफा दे दिया है, तो अच्छी बात है। सरकार जब आप दोनों बातें कह रहे हो कि पूरे देश में बैलेट पेपर की मांग चल रही है। अध्यक्ष जी कई तरीके के समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी पे उनके आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगर किसी के ख्याल बदल गया हो, जिसका ख्याल बदलता है उसका फिर ख्याल बदल जाएगा। पूरे देश में सर बैलेट पेपर की मांग चल रही है। अध्यक्ष जी लगातार अधिवक्ता और उनको ईवीएम को लेकर पूरे देश में मैं अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला। विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहाँ से ईवीएम बनी, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहाँ पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी। और यहाँ तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट हैं, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था, उसके खिलाफ है। तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभी हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि इन्हें ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाएंगे। एजेंसी के दुरुपयोग को किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी देख रही लगातार एजेंसियों के विपक्ष पे, बड़े बड़े नेताओं पे ईडी द्वारा मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईडी विभाग जिसने बनाया, जिस सरकार में बना, उस मंत्री को भी फेस करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। एक समय कांग्रेस का था, जिस समय ये विभाग बनाया गया, ईडी को ज़्यादा पावर दी गई और जिस मंत्री ने बनाया था उस मंत्री को भी वही फेस करना पड़ा। ईडी जैसे विभाग को अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख करोड़ जो तमाम फरेबी लोग हैं उनके माफ कर दिए गए। लोग पैसा लेकर के विदेश भाग गए, उनके खिलाफ क्या किया है? और अभी तक जो डेटा कहता है, जो आंकड़े कहते हैं, सबसे ज़्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी तक जो भी छापे पड़े हैं, जिसको भी बदनाम करने का काम किया है, 90% केसेस में केवल विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या इनके यहाँ मुनाफा कमाने वाले लोग नहीं हैं? याद रखना आप, जो मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं
वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई चीज़ जो सस्ती है उस पर जानबूझ करके मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों को, अपने सहयोगी लोगों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कर सकते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है 40,000 करोड़ से ज़्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है। गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ पैसा 40,000 करोड़। क्या कल्पना कर सकते हैं आप बताइए, सरसों के तेल का कारोबार किसके हाथ में चला गया? आज हम और आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, किसके हाथ में है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। और जो लोग कहते थे निवेश आएगा, हर जगह जमीन पे मीटर डाल करके नापने लगते हैं कि यहाँ पे उद्योग आने वाले हैं, यहाँ कारखाने आने वाले हैं। मैंने सुना है कि एक्सप्रेसवे के किनारे भी एक सपना दिखाया गया यहाँ पर कि उद्योग और कारखाने लगेंगे। और बताइए, आपके देश के नौजवान जो बेरोजगार हैं वो लाइन में लग करके इजराइल जा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती कि आपके लोग वॉर में जाकर के काम करेंगे, अपने घर परिवार के लोगों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को छोड़ करके। और कितनी बड़ी रिस्क लेंगे नौकरी के लिए कि वो इजराइल में जाकर के काम करेंगे। क्या ये सरकार जो निवेश का सपना दिखा रही थी, कोई ज़मीन पर निवेश आया है क्या? अजय जी, 94 साल के हो चुके शफीकुर रहमान बर्क को आपने टिकट दी है। मैंने उनसे कहा कि हमारे लिए ओल्ड इज गोल्ड, और जो हमारे पुराने लोग हैं वो भरोसे के लोग हैं, और जब तक वो हैं तब तक वो चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने ये कहा है कि जिन सीटों को आपने घोषित किया उन पर उनका भी दावा था, आपने हिडन एजेंडा के तहत कर दिया। ये हमारी और कांग्रेस की बातचीत है, ये बातचीत ANI और प्रेस की नहीं है। इसलिए हमें और कांग्रेस और जिन दलों से हमारा गठबंधन हो रहा है, हमारी कोशिश होगी कि उन्हें संतुष्ट करें। जिस दल का गठबंधन हो रहा है, क्या वो PDA फॉर्मूले के तहत आपके साथ चुनाव में 2024 के चुनाव में लड़ाई में शामिल रहेंगे? PDA हमारी एक रणनीति है, इंडिया गठबंधन है, और PDA का मतलब यह है कि 90% आबादी की बात कहना, और पीड़ित में हर व्यक्ति आता है, पीड़ित दुखी भी आते हैं। P फॉर पीड़ित, D फॉर दुखी। हमारी प्रेस के लोग भी हो सकते हैं तो वो भी PDA के हिस्से हैं। लेकिन सर PDA की रणनीति आपकी अधूरी नहीं लगती बसपा के बिना? नहीं, बसपा के बिना क्यों? मैंने जब आपसे कहा कि जो 90% आबादी है, जो दुखी है, पीड़ित है, पिछड़ी है, दलित है, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, और पीड़ित दुखे अगड़े वो लोग जिनके ऊपर बुलडोजर चला करके मार दिया था, थाने में मार दिया था, क्या वो लोग नहीं है साथ? हमारे प्रेस के लोग जो दुखी हैं ये भी तो हमारे साथ हैं, ये भी तो PDA के हिस्सा है। लगातार जो है PDA को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं, और अभी दूसरी लिस्ट कब जारी होगी, और मायावती क्या इसमें शामिल हो पाएंगे? दूसरी, तीसरी, चौथी सूची बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन सर, कांग्रेस का तो विरोध है आपकी सीट पे ही। उन्होंने कहा तमाम सीटें हमसे पूछ के PDA। मैंने ये कहा कि जो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी उन्हें संतुष्ट करना। कार्यवाहक DGP दिया है उत्तर प्रदेश को, क्या कहेंगे? ये कार्यवाहक की कानून व्यवस्था है, इसीलिए जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। कानून व्यवस्था जीरो है, जो लोग नारा देते जीरो टॉलरेंस, इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। आप देखिए, महिलाएं के ऊपर सबसे ज़्यादा अपराध है। उत्तर प्रदेश का NCRB का आंकड़ा देखें हम, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं, और उनके साथ सबसे ज़्यादा मुकदमे हुए हैं। और फिर जब से ये सरकार आई है, NCRB का आंकड़ा निकलवा लीजिए, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। 1 लाख। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब से दिल्ली में BJP की सरकार आई तो 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली? ये लोग आय दोगुनी कर रहे थे। किस किसान की आय दोगुनी हो गई? जो मंडी बन रही थी, मंडी आधी अधूरी रोक दी गई। जो सामान किसान खरीदा उसमें GST कितना ले रही है सरकार? बिजली का बिल कितना महंगा है? किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं है। कह रहे हैं हमारी गारंटी है इलाज की, 80 करोड़ लोगों को गारंटी है। गारंटी इस बात की है कि अस्पताल पहुंच जाओगे इलाज नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। अगर अस्पताल चले जाओगे दवाई नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। और ये गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं इन्होंने, थाली और वो क्या क्या बजाया था। क्या अगली लिस्ट में तेज प्रताप यादव का भी नाम होगा? आप चश्मा उतार के देखोगे तो वो भी आ जाएंगे नाम में। के मंत्री जी ने कहा है कि डिम्पल जी इस बार जमानत नहीं वो है तो उधर देखो। ठीक है।